नमस्कार मित्रों, चर्चा में आपका स्वागत है। इस मुलाकात में हम प्लेटो के संदर्भ में बात करेंगे। पहले तो बता दिया जाए, पिछली मुलाकात में हमने प्लेटो के विषय में फांसीवादी होने का आरोप कार्ल पॉपर व अन्य विद्वानों ने लगाए थे। उस आरोप को नकारने का कार्य कुछ विद्वानों ने किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें से विद्वान हैं H.B. एक्सन, जॉन वाइल्ड, जॉन हेलोवेल व अन्य। इन विचारकों ने कहा है कि प्लेटो के ऊपर जो फांसीवादी होने का आरोप लगाया गया है वह एक अतिवादिता है, अति सिद्धांत है, अतिशयोक्ति है। अब हम उनके द्वारा तर्क उपस्थित किए गए हैं प्लेटो के फांसीवादी होने को नकारने के संबंध में, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्लेटो का समस्त चिंतन बुद्धि पर आधारित है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी चिंतन अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, आदर्श राज्य के क्षेत्र में हो, साम्यवाद के क्षेत्र में हो, इस सारे विषय में चिंतन जो है बुद्धि पर आधारित प्लेटो ने किया है। दूसरी ओर फांसीवादी आम जनता के पास जो बुद्धि होती है उसको नकारने का कार्य किया है। फांसीवादियों का मानना यह है कि जनता को भावनात्मक रूप से प्रेरित करके शासन के पक्ष में समर्थन उपस्थित कराया जा सकता है। और प्लेटो के विषय में इन विद्वानों ने कहा कि प्लेटो आदर्शवादी व काल्पनिक विचारक है। प्लेटो ने सिद्धांतों का निर्माण करने के पश्चात राज्य की स्थापना करने की बात करता है। जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन प्लेटो ने किया है, जैसे आदर्श राज्य के शासक कैसे होने चाहिए, आदर्श राज्य की जनता को 3 वर्गों में किस प्रकार विभाजित किया, उस प्रकार की बातें प्लेटो ने की और तत्पश्चात राज निर्माण करने की बात की। किंतु फांसीवादियों ने सर्वप्रथम राज्य की स्थापना करने का कार्य किया। 1924 में मुसोलिनी ने इटली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से फांसीवाद की स्थापना 1924 में इटली में हो गई। उसके बाद उन लोगों ने राज की आज्ञा जनता द्वारा कैसे पालन कराया जाए, उस पर सिद्धांत की रचना शुरू कर दी उसने।
किस प्रकार राज्य के शासक होने चाहिए। जनता के पास किसी प्रकार की बुद्धि नहीं होती, इस प्रकार के सिद्धांत फांसीवादियों ने देने की कोशिश की। इस प्रकार से फांसीवादियों ने राज्य व राज्य के संबंध में जो भी सिद्धांत उसने दिए हैं उसको लागू करने की कोशिश की। और विद्वानों ने कहा है कि प्लेटो विवेक का समर्थक है, विवेक का पुजारी है। विवेक पर आधारित चिंतन प्लेटो ने किया है। सभी सिद्धांतों के संबंध में, किंतु फांसीवादियों ने विवेक को नकारा है, विवेक का विरोध किया है, बुद्धि क्या होती है उसको नकारा है। उसका मानना यह है कि बुद्धि कुछ गिने चुने लोगों में होती है, आम जनता के पास किसी प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। आम जनता के पास सोचने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए शासकों द्वारा भावनात्मक रूप से प्रेरित करके अथवा बलपूर्वक जनता से अपनी आज्ञा का पालन करवाना चाहिए। प्लेटो शासक वर्ग के लिए या सैनिक वर्ग के लिए कहा है कि सेवा, परमार्थ व जन कल्याण और नैतिकता आवश्यक है। दूसरी ओर फांसीवादियों ने इन सारी बातों का विरोध किया है। उन्होंने सेवा का विरोध किया, परमार्थ क्या है उसका विरोध किया, नैतिकता क्या होती है उसका विरोध किया, आदर्श क्या होता है उसका विरोध किया। इसके स्थान पर उन्होंने कहा कि राज्य की आज्ञा पालन करने के लिए सम्मान करना जनता को आना चाहिए। मैंने राज्य जो आदेश करी, शासन के द्वारा जो आदेश जारी किया जाए उसका पालन और शासकों का सम्मान करने की आदत जनता में विकसित करनी चाहिए। इस प्रकार की बात फांसीवादियों ने कही। युद्ध प्रियता, राज्य के जो पुरुष हैं उनके लिए कहा कि पुरुषों को युद्ध कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए, जिससे आज्ञा पालन के क्षेत्र में जनता के विरुद्ध वो वाक्य गलत हो गया मित्रों। पुरुष को युद्ध प्रिय होना चाहिए या युद्ध में प्रशिक्षित होना चाहिए, ऐसा फांसीवादियों का मानना है, जिससे विदेशियों पड़ोसी राज्यों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ युद्ध करके उन्हें अपने राज्य में मिलाया जाए, यह संभव हो सके। और भक्ति की बात, फांसीवादियों का मानना है कि जनता के अंदर एक भक्ति की भावना विकसित की जाए, जिससे राज्य के प्रति भक्ति भाव हो, राज्य की आज्ञा का पालन श्रद्धा पूर्वक करें। इसके लिए शासकों द्वारा बल प्रयोग भी किया जाए जनता के विरुद्ध,
तो वह आवश्यक माना जाए, वह उचित माना जाए, ऐसा फांसीवादियों का मानना है। और कहता है आज्ञाकारिता, शासन की ओर से जो भी आज्ञा जनता के लिए जारी किया जाए तो उसको मानने के लिए जनता को बाध्य होना पड़े, आज्ञाकारी होना पड़े, ऐसा मानना है फांसीवादियों का। और कहता है कि प्लेटो न्याय के संदर्भ में कहा है कि व्यक्ति अपनी स्वाभाविकता के आधार पर काम करे, वही न्याय है। जिस प्रकार प्लेटो ने राज्य की जनता को 3 वर्गों में विभक्त कर दिया, कहा कि यह विभाजन न्याय के प्रतीक है। इस प्रकार से ये तीनों वर्ग अपने अपने विवेक के अनुसार कार्य करें, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, वही न्याय है। किंतु दूसरी ओर फांसीवादियों ने कहा है बल ही न्याय है। जिस प्रकार थ्रेसिमेकस ने कहा है शक्तिशाली का बल ही न्याय है, उसी प्रकार की बात फासिस्ट ने भी कहा है कि शक्तिशाली का बल ही न्याय है, कि बल ही है जो न्याय के प्रतीक है। जिसके पास बल नहीं होता वो न्याय नहीं कर सकता, उसके पास न्याय करवाने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए शक्ति के आधार पर या भय के आधार पर जनता में जो विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है उसका दमन किया जा सकता है। जनता को भय दिखाकर राज्य की आज्ञा मनवाई जा सकती है, यही न्याय फांसीवादियों ने कहा है। जनता का बल के आधार पर शोषण किया जा सकता है, यही न्याय है फांसीवादियों के अनुसार। और विद्वानों ने कहा है कि प्लेटो ने नगर राज्य की कल्पना करी है। प्लेटो का मानना था कि राज्य इतना बड़ा ना हो कि उस पर शासन करना एक शासक के लिए असंभव हो जाए, और इतना छोटा भी ना हो कि राज्य के विकास के लिए सामग्री का जुटाना असंभव हो जाए। अतः प्लेटो ने नगर राज्य की कल्पना की, जिसमें एक शासक द्वारा सही तरीके से शासन किया जा सके और राज्य की समस्त आवश्यकता की पूर्ति साधारण तरीके से हो सके। किंतु दूसरी ओर फांसीवादियों ने एक सशक्त राज्य की कल्पना या सशक्त राज्य बनाने की बात कही है। सशक्त राज्य बनाने के बाद, एक शक्ति संपन्न राज्य बनाने के बाद, शक्ति के माध्यम से अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उनके अपने राज्य क्षेत्र में मिला करके एक विस्तार पूर्वक या विस्तृत साम्राज्य स्थापित की बात करता है। या कि एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने की बात फासिस्ट
करता है। और विद्वानों का मानना यह है कि प्लेटो ने राज्य के सैनिक व शासक वर्ग पर साम्यवाद स्थापित करने की बात कही। सैनिक व शासक वर्ग के विषय में साम्यवाद स्थापित करने के विषय में कही, जो संपत्ति विषयक साम्यवाद या परिवार विषयक साम्यवाद है, जिससे यह तय किया जाए कि राज्य का कल्याण शासक वर्ग व सैनिक वर्ग द्वारा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि संपत्ति व परिवार भ्रष्टाचार की जननी होती है। इसको सैनिक व शासक वर्ग के लिए खत्म कर दिया जाए। परिवार व संपत्ति तो शासकों द्वारा राज्य का कल्याण होना सुनिश्चित होगा। वो अपना पूरा समय राज्य के लिए दे पाएंगे, ऐसा प्लेटो का मानना है। किंतु दूसरी ओर प्लेटो नहीं, फासीवादियों ने साम्यवाद का विरोध किया है। उन लोगों ने इटली में चल रहे साम्यवादी आंदोलन, जो पूंजीपतियों के विरुद्ध किया जा रहा था, उस साम्यवादी आंदोलन को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया। उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलाने का कार्य फासिस्टों ने किया। ट्रेड यूनियन को भंग करके उनके लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने का कार्य किया। इस प्रकार से फासिस्टों ने साम्यवाद का विरोध किया। और विद्वानों ने कहा है कि प्लेटो के चिंतन का उद्देश्य जन कल्याण करना है। जिस प्रकार एथेंस की अव्यवस्था को प्लेटो ने अपनी आंखों से देखी थी, उसको दूर करना चाहता था। इसलिए रिपब्लिक में जिन सिद्धांतों की रचना प्लेटो ने की, वह जन कल्याण से प्रेरित है। किंतु दूसरी ओर फासिस्टों का मानना यह है कि जन कल्याण का कार्य निरर्थक है। राज्य जनता के लिए नहीं होता है, जनता राज्य के लिए होती है, ऐसा फासिस्ट का मानना है। कहने का तात्पर्य है कि जनता एक साधन है जिससे राज्य का उद्देश्य पूरा हो सके। जो राज्य की महत्वाकांक्षा है, फासिस्ट की महत्वाकांक्षा है, उसकी पूर्ति जनता द्वारा हो सके। इसीलिए फासीवादियों ने जन कल्याण का विरोध किया है। राज्य के लिए जनता अपनी सारी क्षमता का उपयोग कर दे, वह राज्य का कल्याण है, जनता का कल्याण नहीं है।
और इसलिए उन लोगों ने कहा कि राज का कोई कर्तव्य नहीं है जनता के विषय में सोचे या उनके विषय में कार्य करे। इस प्रकार से फासिस्टों ने जन कल्याण का विरोध किया है। और विद्वानों ने कहा कि प्लेटो का सिद्धांत उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट इस विषय में मित्रों कि प्लेटो ने जो भी सिद्धांत की रचना की वह जनता के लिए उपयोगी हो सके, इस प्रकार की सोच सिद्धांत निर्माण करने के पीछे रही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने उत्कृष्ट चिंतन किया है। विस्तृत सारे सिद्धांतों की रचना विस्तृत पूर्वक चर्चा के माध्यम से किया है। यानी जो भी सिद्धांत का निर्माण प्लेटो ने किया रिपब्लिक में, वह एक विस्तृत चर्चा के माध्यम से, चर्चा के पश्चात जो भी निष्कर्ष हुआ उसको उसी आधार पर सिद्धांत की रचना करने की कोशिश रिपब्लिक में की है। और ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत मानवता का पक्ष पोषण कर सके, इस प्रकार की बात प्लेटो ने रिपब्लिक में की है। जिस प्रकार से एथेंस में मानवता का शोषण किया जा रहा था, मानवता का दमन किया जा रहा था, अपने सिद्धांतों के माध्यम से उस पर रोक लगाने की बात करी। अपने सिद्धांत को लागू हो जाने के पश्चात किस प्रकार जन कल्याण हो, किस प्रकार मानवता की स्थापना होगी, उस प्रकार की बात प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में की है। दूसरी ओर फांसीवादियों ने निकृष्ट सोच माने निकृष्ट चिंतन करने का कार्य किया। जनता का किस प्रकार दमन किया जाए, जनता को किस प्रकार एक संसाधन समझ लिया जाए राज्य के हित की पूर्ति के लिए या अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, वह ये एक प्रकार का निकृष्ट सोच है। और एक संकीर्ण भाव, जिनका कोई अपना चिंतन न हो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न चिंतनों से अपनी आवश्यकता के अनुसार बात ग्रहण कर ली जाए, वह एक संकीर्ण सोच है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य किया जाए, वह एक संकीर्ण सोच है। जिनका चिंतन ही स्पष्ट न हो, जिनका चिंतन साफ न हो, जिसकी चिंतन को विशेष रूप नहीं दिया जा सके, यही चिंतन है फांसीवादियों का। तो इसलिए विद्वानों ने कहा है कि फांसीवादियों का चिंतन संकीर्ण है। और विद्वानों ने कहा कि फांसीवादियों का चिंतन अवसरवादी भी है। मुसोलिनी का मानना था कि
अपनी आवश्यकता को मनवाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को मनवाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के रूप ग्रहण करना पड़े, विभिन्न तंत्रों के रूप ग्रहण करना पड़े, जैसे अल्पतंत्र, जनतंत्र, समाजवादी, साम्यवादी, ये सारे रूपों का ग्रहण करना पड़े अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, तो यह करना अनिवार्य है। ऐसा करना चाहिए शासकों को। इस प्रकार से इन्हें एक अवसरवादी भी कहा जाएगा या कहा जा सकता है। किस प्रकार से भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करके जनता का शोषण करें, जनता से अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कराएं, यह एक मुसोलिनी का अवसरवाद है। और अंत में विद्वानों ने कहा है कि फांसीवादियों का सिद्धांत घृणास्पद है, घृणा करने योग्य है। इनके सिद्धांत से घृणा भी शर्मसार हो जाएगी, ऐसी बात विद्वानों ने कही है। और मित्रों, इनका चिंतन इतना दूषित व घृणास्पद है कि संसार का कोई भी राजनीतिक दल व राजनीतिक दल का मुखिया या किसी राज्य का शासक अपने आप को फांसीवादी कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा या पसंद नहीं करता है। इतना घृणास्पद सोच है फांसीवादियों की। मित्रों, चर्चा में आज मैं यहीं तक बात करूंगा। आगे की चर्चा हम प्लेटो के संदर्भ में जो साम्यवाद के सिद्धांत हैं और शिक्षा के सिद्धांत हैं, उस विषय पर आगे हम मुलाकात में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।